Hello friends, hope you all are doing well. अब तक के वीडियोस में we have discussed what is the indifference curve, what are the properties, assumptions. Today we are going to discuss the types of indifference curve की indifference curve की क्या क्या shapes हो सकती हैं. So let's begin. We have some major types of indifference curve जो normal goods, perfect substitute goods, perfect complement goods, neutral goods, bad और good goods में और एक bliss point होता है. इन सभी situations में या इन सभी टाइप्स ऑफ गुड्स की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिफरेंट शेप्स लेता है. तो चलिए वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स के केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो वैसा ही होता है जैसा हमने अभी तक पढ़ते आए हैं. यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव स्लोप भी कह सकते हैं, जो कि लेफ़्ट टू राइट आता है फ्रॉम अप फ्रॉम दिस लेफ्ट पॉइंट टू दिस लेफ्ट पॉइंट. ये नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. एंड जो ओरिजिन है हमारा ये पॉइंट, इससे ये कॉन्वेक्स शेप में है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कहते हैं. तो जब नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, दो गुड्स हैं हमारे पास, सपोज एक्स एंड वाई. इसे हम एग्जाम्पल से टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं. ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी के केस में क्या है, ये नॉर्मल गुड्स हैं. ठीक है, हम टी के बदले कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, कॉफ़ी के बदले टी कंज्यूम कर सकते हैं. राइट. अब ये क्या कहता है, जो नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा उसका स्लोप उसके स्लोप को हम कहते क्या हैं, उसका स्लोप कहलाता है एम आर एस. इस पर बेस्ड होता है. व्हाट इज़ एम आर एस? एम आर एस इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो इसी पर ही डिपेंडेंट होता है. यही स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये क्या कहता है कि हम एक्स कमोडिटी, एक एडिशनल एक्स कमोडिटी के लिए हम कितनी वाई कमोडिटीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं. राइट. अब कितनी वाई गुड्स की कमोडिटीज़ को हम सेक्रीफाइस करेंगे फॉर एक्स, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. क्योंकि ये जो इसका जो फिनोमिना है इंडिफरेंस कर्व का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का, वो ये कहता है कि आप एक्स कमोडिटी के लिए वाई को सेक्रीफाइस करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप एक्स की यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आप वाई कमोडिटी की यूनिट्स का कंजम्पशन कम करोगे, लेकिन जो रेट आपकी होगी वो डिमिनिशिंग होती चली जाएगी. यानी कि सपोज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सी, ये जो एग्जाम्पल है, एक्स कमोडिटी का हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं फ्रॉम 1 to 2, 3, 4 एंड 5. एंड वाई जो कमोडिटी है इसका कंजम्पशन हम कम करते जा रहे हैं, एज यू कैन सी. तो अब ये इसमें क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, ये जो एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है फ्रॉम 1 to 2, एक एडिशनल यूनिट बढ़ रही है, लेकिन वाई को हम कितना फॉरगो कर रहे हैं, वाई की यूनिट्स का 3 यूनिट्स वी आर सेक्रीफाइसिंग फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी. देन फ्रॉम 2 to 3 का एक और हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं एक्स यूनिट का, तो वाई यूनिट का हम 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो यहाँ जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स हैं, यहाँ 3 है, देन 2, देन 1 एंड देन 1. तो ये जो 3, 2, 1, 1 है, यही आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और आई कैन से डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है. ठीक है, यानी कि जो आपका सब्सटीट्यूशन का रेट है, जो आप फॉरगो कर रहे हो वाई यूनिट्स का, वो कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है. इसी पे ये डिपेंडेंट है. देखो यहाँ पे आप जैसे यहाँ आपका एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, तो यहाँ देखो पहले जो आपका स्लोप है वो कितना फास्ट, कितना स्टीपर है. राइट. लेकिन धीरे धीरे आप जैसे एक्स का कंजम्पशन और बढ़ाते जाओगे, तो वाई यूनिट्स का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इतना कम नहीं हो रहा जितना यहाँ कम हो रहा था. ठीक है, जितना यहाँ कम हो रहा था उतना यहाँ कम नहीं हो पाएगा. राइट. तो यही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो आपके नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है. और नॉर्मल गुड्स के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही बनता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स जो गुड्स होते हैं, उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा. देखो, इंडिफरेंस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोप ही होगा, लेकिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं होता है. तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है आपका, जो है स्ट्रेट लाइन. ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये याद रखना. परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, जस्ट अ सेकेंड,
तो जो आपका आईसी कर्व होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में वो कॉन्वेक्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर? जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये जो दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स नहीं है। जो हम एक नॉर्मल गुड्स के केस में पढ़ते थे इस तरह का हमारा आईसी कर्व होता था, तो ये वैसा नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फिनोमेना है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये डिमिनिशिंग नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स कमोडिटी के लिए जो हम वाई यूनिट का कंजम्पशन कम करते थे, नॉर्मल गुड्स में क्या होता था, पहले हम ज़्यादा फॉरगो करते थे वाई यूनिट्स को, फिर धीरे धीरे कम हो जाता था उनका सेक्रीफाइस करना। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेट है ऑफ वाई यूनिट, ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाई यूनिट, वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ लिखा है द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। उसका जो सब्सटीट्यूशन है वो कॉन्स्टेंट रेट पर चलता है, यानी कि जो हमने बात करी थी एक्स वाई की, हम एक एक यूनिट कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, लेकिन वाई की हम पहले ज़्यादा यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहे थे एंड देन कम। लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्सटीट्यूशन रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे पहले 10 था, देन 9, देन 8, 7, 6। तो यहाँ पे आपका जो सब्सटीट्यूशन रेट है, यानी कि वाई यूनिट्स का कंजम्पशन आप एक यूनिट से ही कम कर रहे हो सभी केसेस में, तो ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में यही होगा। इसकी एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे टी कॉफ़ी अगर आपको इंडिफरेंट लगती है, यानी टी की जगह आप कॉफ़ी पीने में कंफर्टेबल हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टी का कंजम्पशन जितना कम करोगे कॉफ़ी का कंजम्पशन उतना बढ़ाओगे। अब जैसे पेन है, पेन के केस में देख लेते हैं, अगर आपको कलर से इंडिफरेंट हो, यानी कि आपको अगर कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ब्लू पेन हो या फिर रेड पेन या ब्लैक पेन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम है लिखने का, ठीक है। तो ये आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, यानी एक की यूटिलिटी तभी आपको मिल सकती है जब उसमें दूसरा गुड्स इंक्लूडेड हो, ठीक है। जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है। पेन इंक पेन हो तो पेन एंड इंक, बिना इंक के पेन चलेगा नहीं, बिना पेट्रोल के कार आपकी चलेगी नहीं। टी एंड शुगर, अगर आप चीनी वाली चाय पीते हो तो उसमें आपको चीनी चाहिए, अदरवाइज चाय का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, यानी दोनों को हम साथ में कंज्यूम करते हैं। लेफ्ट शू एंड राइट शू, एक शू पहन के आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको दोनों ही पेयर ऑफ शू ही आप खरीदते हो। तो ये कुछ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एग्जाम्पल है। इस जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं इसमें आपका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो एल शेप का होता है। तो ऐसा शेप आपका इंडिफरेंस कर्व का बनेगा जब आपके गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हों या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि एल शेप कर्व होता है, राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल है। द गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, मोर ऑफ वन गुड अलोन डज नॉट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन। ये अभी आपको समझाएंगे और इसके एग्जाम्पल्स हैं लेफ्ट शू एंड राइट शू, कार, पेट्रोल वगैरह वगैरह, टी एंड शुगर, और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा पेन एंड इंक। तो अब ये एल शेप का क्यों है, ये कह रहा है, रीज़न को समझो कि जो आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो उसी प्रपोर्शन में आपको दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी कि अगर आप एक कमोडिटी एक्स का अगर आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाई को आप कम कर पाओ, आप वाई को कम कर ही नहीं पाओगे, राइट। जैसे लेफ़्ट शू और राइट शू की बात करते हैं। अब अगर एक शू आपके पास है तो आप एक शू पहन के तो नहीं जाओगे, ठीक है, आपके पास एक पेयर ऑफ शू है, ठीक है। अब आपने एक पेयर ऑफ शू और ले लिया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बढ़ने से क्या आपकी सेटिस्फैक्शन में कोई बदलाव आया है? नहीं, आपके पास एक पेयर ऑफ शू था, आप उसे ही पहनोगे, राइट। आप ऐसा तो नहीं है कि दूसरा लेफ़्ट शू खरीदने के लिए आप पहले वाले का राइट शू फोरगो कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए अगर आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो उससे वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई का जो वाई है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि आप एक फ़िक्स प्रपोर्शन में इन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, एक्स और वाई को एक फ़िक्स प्रपोर्शन में आप यूज़ कर रहे हो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो ये याद रखना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर आपको इंडिफरेंस कर्व का शेप पूछे तो आप बता देना एल शेप होगा, यानी कि राइट एंगल शेप, ठीक है। अब न्यूट्रल गुड्स के केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, जैसा कि इन ग्राफ्स में दिख रहा है। ये कमोडिटी एक्स हो गई, ये वाई,
एक्स एंड वाई। ठीक है, न्यूट्रल गुड्स के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑब्वियसली नहीं होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होगा, राइट, नेगेटिव स्लोप भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही अप्लाई नहीं होता है। अब देखो क्या है ये वर्टिकल, इफ गुड वाई इज़ न्यूट्रल, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, अगर आपका वाई गुड न्यूट्रल है, ये अगर न्यूट्रल है तो वर्टिकल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व तब बनेगा जब आपका एक्स जो है ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल गुड्स का क्या मतलब है देखते हैं। देखो न्यूट्रल गुड्स ये होता है कि जो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ना वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं ना वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो वो हैं क्या, जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे टी है और सपोज़ आपका पेन हो गया, टी और पेन का क्या आपस में कोई कॉम्बिनेशन है? क्या आप टी के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पेन का कंजम्पशन कम कर दोगे, या पेन का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टी को कम कर दोगे? नहीं ना, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है। तो ये आप या तो टी को भी न्यूट्रल मान सकते हो या पेन को भी न्यूट्रल मान सकते हो। सपोज टी इज़ एक्स एंड पेन इज़ वाई। अब अगर आपका पेन न्यूट्रल है, न्यूट्रल गुड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेन, यहाँ पे आ जाएगा टी, तो वर्टिकल लाइन बन गई। यानी इस ये क्या कह रहा है कि अगर आप वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो यहाँ टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही एक्स अगर आपका न्यूट्रल है, यानी कि टी न्यूट्रल है, तो अगर आप टी का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो इससे पेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप पेन खरीदो मत खरीदो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टी के सेटिस्फैक्शन पे। यहाँ पे बात हो रही है सेटिस्फैक्शन की, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमें सेटिस्फैक्शन लेवल ही तो बताता है, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। और अगर वाई न्यूट्रल गुड है, यानी कि पेन न्यूट्रल गुड है, तो हम पेन का कंजम्पशन कितना भी बढ़ा दें उससे हमारे टी के सेटिस्फैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल गुड्स है। और वहाँ क्या होता था, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता था, हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो कंजम्पशन करते थे। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब वहाँ हमने कुछ पोर्शन वाई का भी लिया था और एक्स का भी लिया था, तो यहाँ पॉइंट बन गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ बनेगा, जब आप वाई का भी कंजम्पशन बढ़ाओगे और यहाँ एक्स का भी कंजम्पशन बढ़ाओगे। जैसे टी और शुगर मान लेते हैं इसको, ये शुगर है, तो आप टी के साथ साथ आप चीनी भी उसमें थोड़ी और डालोगे तो ही तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। न्यूट्रल के केस में आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। एक इंडिफरेंस कर्व होता है अपवर्ड साइड में। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व ही है, लेकिन अपवर्ड पोजीशन में है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आए कि इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड पोजीशन में कब होता है, तो वो तब होता है जब आपका एक कमोडिटी बैड गुड्स है और एक कमोडिटी गुड गुड्स है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको पोल्यूशन एंड क्लीन एयर, और एक है नॉइस एंड लेजर। अब देखो सपोज एक्स हमारा पोल्यूशन है, तो वाई क्या हो जाएगा, क्लीन एयर। अब अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमें क्लीन एयर चाहिए, तो ही हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे वर्किंग आवर्स हैं, किसी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स एंड उसका सैलरी इंक्रीमेंट। तो अगर किसी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स सपोज 8 से 10 घंटे कर दिए, तो उसकी सैलरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। समझ रहे हो? तो यही इस इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट है कि सपोज एक्स आपका यहाँ था, तो इस पॉइंट पे वाई था और एक्स था, ठीक है, सपोज 2 मान लेते हैं। अब आपके यहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है, इट कम्स टू 3, तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एयर प्योरीफायर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बैड गुड्स क्या हो गया, यहाँ पे पोल्यूशन हो गया, और गुड हो गया यहाँ पे क्लीन एयर। तो इस तरह से इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ता जाता है, राइट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। रीज़न क्या है, इफ़ वन गुड इज़ बैड कॉजेज डिस्यूटिटी, तो an increase in the bad must be compensated by more of a good to keep satisfaction constant। कुल मिला के आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको सेम चाहिए, तो आप किस गुड को इंक्रीज़ होने पे दूसरे गुड का फोरगोन करते हो, या उसे भी इंक्रीज़ करते हो, या उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यही हम इस इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बैड एंड गुड गुड्स में आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है। और जो लास्ट है ये है ब्लिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे कैसा कर्व बनता है, तो ब्लिस पॉइंट पे आपका जो कर्व बनेगा वो या तो सर्कुलर मोशन में रहेगा या क्लोज्ड कर्व्स रहेंगे। क्लोज्ड कर्व्स कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है, ऐसे सर्कुलर मोशन में या क्लोज्ड कर्व, इसे हम ओवल शेप भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लिस पॉइंट। अब ब्लिस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको जो सेटिस्फैक्शन जो है कहाँ मिलेगा, वो आपका ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। ब्लिस पॉइंट का मतलब यही है कि सेटिस्फैक्शन में आप ऑलरेडी हो, अब उससे ऊपर या नीचे आप जाओगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल गड़बड़ा जाएगा, राइट। अब देखो कि क्या कह रहे हैं,
शेप क्या होती है इसकी, क्लोज होती है, ओवल शेप कर्व होता है अराउंड द ब्लिस पॉइंट। रीजन क्या है, द कंज्यूमर हैज़ एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मूविंग अवे फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन इन एनी डायरेक्शन रिड्यूसेस सेटिस्फैक्शन। जो मैंने कहा अभी कि अगर आप उस पॉइंट से दूर जाते हो, भले ही ऊपर या नीचे जाओगे, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बैलेंस डाइट विद अ आइडियल अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, अब आपको वाटर एंड फूड की एक फ़िक्स क्वांटिटी है जिससे आपकी एक बैलेंस डाइट बनती है। अब इसमें अगर आप पानी ज़्यादा कर दोगे तो आपकी बैलेंस डाइट नहीं रह जाएगी, या फूड ज़्यादा कर दोगे, पानी कम कर दोगे, तो भी आपकी बैलेंस डाइट नहीं रह जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि सपोज़ ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका जो एक बैलेंस्ड सेटिस्फैक्शन है, मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो, सबसे पहला था आपका नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में आपका जो बेसिक, या मैं कहूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है वही बनेगा, विच इज़ कुछ इस तरह का आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, और यही आपका नॉर्मल गुड्स के केस में है। मैं यहाँ नॉर्मल गुड्स लिख देती हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स का हो गया। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसे कॉन्वेक्स शेप दे रहा है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपकी रिड्यूस होती जाती है। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब एक्स बढ़ेगा, ये एक्स एंड वाई है, जब स्टार्टिंग में आपका एक्स का कंजम्पशन आप इंक्रीज़ करोगे तो वाई आप ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना चाहोगे। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जब आप वाई को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हो, वाई को आप कम सेक्रीफाइस करोगे एक्स के बदले। तो यही होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, सब्स्टिट्यूशन रेट मतलब वाई को फॉरगॉन करने की जो रेट है वो डिमिनिश होती जाती है, यानी कम होती जाती है। आप वाई को ज़्यादा फॉरगो या सेक्रीफाइस नहीं करते हो। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। फिर आता है हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी जितना आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे उतना ही आप वाई का कंजम्पशन कम कर दोगे उसी रेट से। ठीक है, मान लो 10% से आप एक्स बढ़ा रहे हो तो 10% से ही आप वाई का कंजम्पशन कम करोगे। ये होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में। इस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल क्या हो गई, जैसे टी कॉफ़ी हो गया। अगर आपको कलर मैटर नहीं करता है तो कोई भी बॉल पेन हो गया, ठीक है, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, काम तो आपको लिखना है आपको सपोज़, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन उससे आपको कलर से कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप कोई भी पेन उठा लो। ठीक है, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होगा। देन आता है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में आपका एल शेप बनता है, जैसा कि आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ऐसा ही कुछ आपका इंडिफरेंस कर्व भी होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम एक्स और वाई कमोडिटी को एक फ़िक्स प्रपोर्शन में कंज्यूम करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल था, क्या था आपका, शूज़ का एग्जांपल था, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट शूज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये मान लो आपका लेफ़्ट शू है, ये राइट शू है। अब देखो, लेफ़्ट एंड राइट शू, अगर आप लेफ़्ट शू ज़्यादा खरीदते हो तो क्या उससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा? क्या आप वाई को फोरगो करोगे? यानी कि अगर आप लेफ़्ट शू ज़्यादा खरीद रहे हो तो क्या आप राइट शू को कम खरीदोगे? ऐसा तो नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे। इसलिए कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स में आपका एक राइट एंगल बन जाता है। ये क्या होता है, पॉइंट पे चलता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपके इंडिफरेंस कर्व एक से ज़्यादा बनेंगे। अगर बनेंगे तो वो एक से ज़्यादा ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप 1 कप चाय बना रहे हो, उसमें 1 कप शुगर डाल रहे हो, सॉरी 1 स्पून शुगर डाल रहे हो। ठीक है, तो अगर आप टी ज़्यादा बनाओगे तो आपको शुगर भी तो बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो ये आता है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। देन कम्स न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स में आपका क्या होता है, या तो आपका इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। यहाँ पे हम अपवर्ड स्लोप लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बैड और गुड गुड्स का मतलब है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था, एक्स पे तुम्हारा मान लो पोल्यूशन है तो यहाँ हो जाएगी क्लीन एयर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं तो यहाँ पे होगी आपकी सैलरी। मतलब एक गुड आपका ख़राब होगा जो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल को ख़राब कर रहा है, राइट, लेकिन उसे कंपनसेट करेगा आपका वाई कमोडिटी। ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोप होता है। मोर बैड रिक्वायर्स मोर गुड टू कंपनसेट, ये इसका रीज़न है। अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि जब हम बैड गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या बैड कमोडिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो उसे कंपनसेट, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को कंपनसेट करने के लिए गुड की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देन कम्स ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट मैंने बताया था,
ब्लिस पॉइंट कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मैक्सिमम सपोज, ठीक है। अब इससे तुम अगर ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल ख़राब हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम मिल रहा है, वो होता है ब्लिस पॉइंट। तो वहाँ पे आपका जो ब्लिस पॉइंट पे जो आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप होगा वो होगा ओवल जैसा, या फिर क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं। ब्रैकेट होते हैं क्लोज, तो ये क्लोज ब्रैकेट वाली शेप भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व समझ में आए हों।